हेलो बच्चों, आज हम चालू करेंगे चैप्टर कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, या शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसका पूरा क्रक्स इसके अंदर है। मतलब इसमें वी विल बी रिक्वायरिंग क्वांटिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, सबका एप्लीकेशन आ जाएगा। जितना भी हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको तो हम बोल सकते हैं ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एंड एवरी पार्ट इन इटसेल्फ इज ए चैप्टर। ठीक है, तो उसी से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, पार्ट ए, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। इससे हम चालू करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल का वैसे अगर हम थ्योरी वाइज बोलें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डन ऑलरेडी। ये ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट निकालना है तो हमें करना क्या है, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है उस पर एक पॉइंट चाहिए, वो तो खुद ही पॉइंट होगा, वो पॉइंट बताएगा ना इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो। और एक दूसरा हमें स्लोप चाहिए। स्लोप इज नथिंग बट dy/dx कैलकुलेट करना है। अब बस dy/dx कैलकुलेट करने के लिए हो सकता है कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना पड़े, हो सकता है कि हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़े, इस तरह की कुछ चीज़ आ सकती है पिक्चर में। अदरवाइज थ्योरी वाइज तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन डन ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी अपन कुछ तो करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू f of xy is equals to 0 at point P which is x1 comma y1 can be given as। ये ठीक है, ये कोई कर्व है। मतलब अभी हम ये जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं इसमें फंक्शन होना जरूरी नहीं है। ये ठीक है, जनरल कर्व की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस एट पॉइंट P x1 comma y1 कैन बी गिवन एज, ये ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy/dx इवेल्युएटेड एट पॉइंट P इंटू x माइनस x1। ये ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। ये y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 हो गया, जहाँ पे m जो है, स्लोप जो है, दैट इज नथिंग बट dy/dx, वो ही लिखा हुआ है। ये ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। एंड फॉर नॉर्मल एट P वी विल हैव y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वैसे तो इनफाइनाइट लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट नॉर्मल कौन सी लाइन होगा, जो उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अगर मान लिया कर्व ऐसे है, अब इस पे हमने कोई पॉइंट लिया P, वहाँ पे खींचा टेंजेंट, तो ये तो हो गया टेंजेंट जिसकी इक्वेशन ये लिखिए। अब इसी पॉइंट पे जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी नॉर्मल। तो परपेंडिकुलर लाइन है तो m1 m2 -1 हो गया, तो dy/dx का रेसिप्रोकल उसको माइनस dx/dy एट पॉइंट P x माइनस x1 ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, नोट, वेयर dy/dx एट पॉइंट P may be फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये ठीक है, और बाय टेकिंग लिमिट। मान लिया हमने कोई भी फंक्शन दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट किया, dy/dx निकाला, उसमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया और वो मान लिया अनडिफाइन हो जाए, मतलब कुछ भी 0/0 आ जाए, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, dy/dx निकालने के लिए या तो उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, या फिर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया। ये ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, वही f ऑफ x प्लस एच माइनस fx अपॉन h, इस तरह की चीज़ यूज़ किया। मे बी फाउंड,
may be found by first principle or by taking limit of dy by dx if undefined by direct substitution। ठीक है, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होने पे अनडिफाइन हो जाए तो फिर लिमिट निकालेंगे, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, देखो अगर ये जो लाइन है टेंजेंट, अगर ये ऐसे वर्टिकल हो जाए तो वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं है। ठीक है, वेल एंड गुड, स्लोप डिफाइन नहीं है, एम की वैल्यू नहीं आएगी, दैट वुड बी अनडिफाइंड। बट उसका मतलब ये थोड़ा है कि हम बोलेंगे लाइन ही डिफाइन है। लाइन तो डिफाइन है, लाइन तो हमें दिख रही है। अगर अनडिफाइन होगा तो लाइन हमें दिखेगी नहीं। तो वर्टिकल टेंजेंट भी आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या वर्टिकल नॉर्मल भी आ सकता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इफ़ dy बाई डी एक्स अगर हमने p पे इवेल्युएट किया एंड इट अप्रोचेस टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन टेंजेंट विल बी वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल लाइन है, उसका इक्वेशन कुछ ऐसे होता है, x इज इक्वल टू x1 विद इक्वेशन x इज इक्वल टू x1। ठीक है, एंड इन दिस केस नॉर्मल विल बी हॉरिजॉन्टल विद इक्वेशन, वो तो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टली होगा, विद इक्वेशन। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है ये x1, y1 है, तो अगर इससे कोई वर्टिकल लाइन पास करेगा तो उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू x1 होगा। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेगा तो ऑफ कोर्स उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू y1 होगा। तो हॉरिजॉन्टल होगा, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1। अब अगर dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए तो उल्टा हो जाएगा, फिर टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्योंकि स्लोप जीरो हो गया टेंजेंट का, और उसका इक्वेशन ये आ जाएगा y इज इक्वल टू y1। नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा, उसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू x1। ठीक है, थर्ड पॉइंट, y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट y intercept of tangent is called initial ordinate। ठीक है, कुछ भी नहीं, एक टर्म है और इसकी IIT JEE में ऑलमोस्ट कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट किसी मटेरियल में हो सकता है कि ऐसे लिखा होगा इनिशियल ऑर्डिनेट इतना है, तो मेरे को समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट अब y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा, तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसका y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल ऑर्डिनेट। ठीक है, फोर्थ, इफ, ये तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसमें टेंजेंट नॉर्मल से कोई मतलब ही नहीं है। इफ टेंजेंट मेक इक्वल इंटरसेप्ट with axis, then dy by dx at that point will be -1। ठीक है, इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो जब हमने बोला कि वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि जो स्लोप है या तो दोनों पॉजिटिव होगा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, मतलब जो डायग्राम होगा, जो टेंजेंट होगा वो या तो ऐसे होगा कि ये दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव होगा। अगर मान लिया हम लाइन ऐसे बनाए तो इंटरसेप्ट बराबर हो नहीं सकता क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर हमने लाइन ऐसे बनाया तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो इक्वल इंटरसेप्ट बोला है तो यही होना चाहिए। तो उसके लिए स्लोप कितना होना चाहिए, -1, क्योंकि ये 45 इधर से होगा तो इधर से 135 हो गया। स्लोप तो इधर से काउंट करते हैं, तो 135 हो गया, तो स्लोप कितना हो गया, -1। अगर हम बोले कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल, लेंथ वर्ड यूज कर लें, लेंथ अगर वर्ड यूज करें तो इंटरसेप्ट का जो मॉड है वो बराबर होना चाहिए
उस वाले केस में +-1 दोनों चलेगा। तो इसी के अंदर फिफ्थ पॉइंट, इफ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आर इक्वल, देन जो dy/dx है एट दैट पॉइंट वो -1 भी हो सकता है एंड 1 भी हो सकता है, क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट, अगर मान लिया हमने ये बोला कि पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, एक तो हमने ये वर्डिंग यूज़ किया, या फिर हमने बोला कि अ टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट ए, तो दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। ये ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो एक लाइन तो इन्फिनिट पॉइंट से पास कर रहा है, किसी भी पॉइंट से पास कर, जैसे अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है एंड सो ऑन। ठीक है, बट अगर हमने बोला कि एक टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है, तो अगर हमने बोला कि पॉइंट पी पे ड्रॉ किया गया है, तो जो dy/dx होगा ऑफकोर्स वो उसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने बोला कि टेंजेंट पासिस थ्रू पॉइंट पी, तो हो सकता है वो टेंजेंट तो किसी और पॉइंट पे हो और पास इससे करे, पास तो इन्फिनिट पॉइंट से करेगा, तो फिर हम dy/dx पी पे इवेल्युएट नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद कैसे रखेंगे? आई वुड से कि अगर एक टेंजेंट पॉइंट ए से पास कर रहा है, दैट डज नॉट मीन इट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए। ठीक है, तो इसी को लिख लिया, इफ ए टेंजेंट passes through a point capital A, then it does not mean that it is drawn at point A। ठीक है, तो जैसे ये टेंजेंट है, ये P पे ड्रॉ किया गया है, बट अगर पॉइंट ए ये है तो ये तो ए से पास कर रहा है, बट dy/dx ए पे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, dy/dx तो उस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे जिस पॉइंट पे ये ड्रॉ किया गया है, तो वो पॉइंट पी अलग है, ए पे ड्रॉ करना गलत हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे गलती कैसे कर सकते हैं? हमने बोला कि एक कर्व दे दिया y = x², फिर हमने बोला कि अ टेंजेंट पासिस थ्रू 3,4। अब कोई बच्चा आंख बंद करके dy/dx इवेल्युएट कर ले 3,4 पे, फिर टेंजेंट का इक्वेशन गलत हो जाएगा। 3,4 तो यू कैन सी कि y = x² पे लाई नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख लिया इसको। ठीक है, नोट नेक्स्ट। ठीक है, जो भी था 7th, इफ अ पॉइंट इज assumed on a curve, then substitute it in the curve to get an equation। ठीक है, अगर हमने बोला कि एक पॉइंट ए है जो हमने अज्यूम किया है कि ये एक इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो जैसे हमने बोला इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स को जो भी पॉइंट माना है, मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, उसको हमने उस कर्व की इक्वेशन में रखा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ये बोला इसने। ठीक है, 8th, इफ टेंजेंट ड्रॉन at point P which is alpha comma beta
passes through point Q which is say x1, y1 then। अब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे लिखा होगा कि हमने पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया और वो पॉइंट Q से पास कर रहा है, ठीक है। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, एक तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, जो पॉइंट P है वो तो डेफिनेटली कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, तभी उसके ऊपर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट Q है वो कर्व के ऊपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि P के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन लिख लें और फिर उसमें Q को सेटिस्फाई करा दें, वैसे जो रिलेशन आएगा। और जो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये मान लिया पॉइंट P है, ठीक है, और इस पे हमने एक टेंजेंट खींचा, वो पॉइंट Q से पास कर रहा है, तो हम इसको आगे चल के ऐसे रेफर करेंगे, ठीक है। कैसे रेफर करेंगे कि इस लाइन का स्लोप दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। एक तो हो गया कि ये P पे टेंजेंट है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स इवेल्यूएट करें P पे, एक तो ये वैसे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये 2 पॉइंट P और Q को ज्वाइन कर रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा, मतलब YQ माइनस YP अपॉन XQ माइनस XP, ठीक है। YQ की जगह Y1 लिख लिया, YP की जगह चाहो तो बीटा लिख लिया, x1 माइनस अल्फा। तो ऐसा लिखने से ये इंफॉर्मेशन यूज हो गया मैथमेटिकली कि P पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो Q से पास कर रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू पे अटेंशन टू दिस, द dy बाई डी एक्स वी हैव कैलकुलेटेड फॉर पॉइंट P, इट इज़ नॉट फॉर पॉइंट Q, ठीक है, क्योंकि Q तो कर्व पे नहीं है, ये ठीक है, टेंजेंट इस पर थोड़ा ड्रॉ किया गया है। तो एक हमने ये चीज़ ध्यान रखा, ठीक है। और याद रखने वाला पॉइंट क्या है, जैसे अगर मेरे को कर्व के ऊपर एक पॉइंट मानना है, मैंने बोला कि लेट P इज़ ए पॉइंट ऑन दिस कर्व, तो हम उसको कुछ मान सकते हैं, कुछ भी, अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा बोलने से क्या हो गया, हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, एक अल्फा एक बीटा। अब वो जो दो वेरिएबल है, ठीक है, अगर वो जो दो वेरिएबल है वो इफेक्टिवली एक वेरिएबल है, बिकॉज द मोमेंट वी सेड कि अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन दिस कर्व, तो अल्फा कॉमा बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अब अगर हमने सेटिस्फाई करा दिया तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि अल्फा और बीटा दो अननोन हो गया, बट अल्फा और बीटा में एक रिलेशन भी आ गया, ठीक, कुछ भी, बीटा इज इक्वल टू मान लिया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3। तो जो हमने अल्फा कॉमा बीटा माना, उसमें बीटा को हटा के वो रिलेशन ही लिख दिया अल्फा के टर्म्स में, ठीक है। मतलब अल्फा कॉमा बीटा लिखने की बजाय हमने 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया, तो अल्फा कॉमा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 ये पॉइंट हो गया हमारा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें कम वेरिएबल दिखाई देगा, कम वेरिएबल अगर दिखाई देगा तो कैलकुलेशन हमें ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ये ठीक है। कम उसमें क्या होता है, कम भीड़ भाड़ होगी वहाँ पे, कम कम्बसम होगा, वेरिएबल्स कहाँ से कहाँ उठा के रखना है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ा जल्दी दिखाई देगा। तो इसीलिए हम पैरामीट्रिक पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। पैरामीट्रिक पॉइंट यूज़ करने के, जैसे सर्कल में होता है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिखा है, तो उसके ऊपर हम एक पॉइंट को अज्यूम कर सकते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो उस आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा को अज्यूम करने के पीछे लॉजिक क्या होता है, क्यों करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब पैरामीट्रिक पॉइंट जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग कर्व्स हैं उसका हम लिस्ट बना सकते हैं, बाकी तुम खुद भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे खुद कैसे बना सकते हैं, अगर मान लिया हमारा इक्वेशन है इस तरीके का, x रेस्ट पावर 4 प्लस y रेस्ट पावर 4 बराबर a रेस्ट पावर 4, मतलब बीच में प्लस वाला है, तो हम ऐसा सोचेंगे यार इसके करस्पॉन्डिंग कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, x रेस्ट पावर 4 ऐसे प्लस y अपॉन a रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्म होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये कॉस स्क्वायर है तो हम बोलते हैं x अपॉन a को रूट कॉस मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं x अपॉन a को हमने क्या मान लिया, रूट कॉस थीटा, तो x कितना हो जाएगा, a रूट कॉस थीटा, ऐसे करके हो जाएगा।
तो इसके ऊपर ऐसे ये ए रूट साइन थीटा हो जाएगा। एक जनरल पॉइंट हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ए रूट कॉस थीटा कॉमा ए रूट साइन थीटा। ठीक है, तो जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए रेस्ट पावर 4 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस और साइन जो है यहाँ पे फोर्थ पावर लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसका मतलब है थीटा की हर वैल्यू के लिए इट विल बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ऐसे अज्यूम कर सकते हैं ये। ठीक है, और देख लिया, मान लिया अगर ऐसे कर्व एक्स रेस्ट पावर 2/3 वाई रेस्ट पावर 2/3 बराबर ए रेस्ट पावर 2/3, तो इसमें भी प्लस है तो इसमें भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अगर बीच में माइनस होता तो हम क्या बनाने की कोशिश करते, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो फिर हम उस वाले फॉर्मूले की तरफ से लेके आते हैं। तो इसमें भी प्लस है, ये जो 2 लिखा है उससे तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर वाला 2 आ जाएगा, और एक्स रेशो पर 1/3 की जगह कॉस आना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या, एक्स क्या होना चाहिए, कॉस क्यूब होना चाहिए, और इस ए को भी इसके मिला दिया तो ऐसे ही एक्स अपॉन ए क्या होना चाहिए, कॉस क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा। ऐसे अ पॉइंट कैन बी अज्यूम्ड ऑन दिस कर्व। ठीक है, अब अगर मैंने उसको उठा के यहाँ पे रखा तो देखो ए की पावर 2/3, यहाँ पे भी ए की पावर 2/3, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और कॉस क्यूब की पावर 2/3 विल गिव यू कॉस स्क्वायर। ठीक है, एक तो देखो मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, ये दिख गया होगा। एक तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा तरीका नहीं, दूसरे तरह के कर्व क्या है कि मान लें कुछ ऐसे लिखा है एक्स रेस्ट पावर 4 बराबर वाई रेस्ट पावर 5, तो इसमें हम एल्जेब्राइक मान सकते हैं ऐसे टी कॉमा टी, वाई पे पावर 5 है तो हमने एक्स पे पावर 5 ले लिया, एक्स वाले टर्म पे, एक्स पे 4 है तो इधर 4 हो गया। तो जब हम इस पॉइंट को उठा के अब ऐसे रखेंगे, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, तो 5 इधर से आ रहा है, 4 इधर से आ रहा है, तो इधर भी टी रेस्ट पर 20 हो जाएगा, इधर भी टी रेस्ट पर 20 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस कर्व के ऊपर अगर मेरे को कोई पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम करना हो तो आई कैन अज्यूम एज दिस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा बहुत और भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2y का होल क्यूब। ठीक है, x पे पावर 2 है तो यहाँ y पे पावर 2 ले लिया, y पे पावर 3 है तो यहाँ x पे पावर 3 ले लिया। अब ये जो t स्क्वायर है ये 2y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t²/2। अब तुम देख सकते हो, इसको रखा, यहाँ पे भी t रेस्ट पर 6, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, t रेस्ट पर 6 यहाँ पे भी आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर मान लिया ऐसे लिखा हो x - 3 रेस्ट पर 5 बराबर 32 y + 1 रेस्ट पर 7, मान लिया ये लिखा है, इसके लिए कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो 32 तो वैसे हम इसके अंदर भी ले आ सकते हैं। ठीक है, 32 की पावर 1/7 करना पड़ेगा, बट 32 हमें पता है 2 रेस्ट पर 5 है, तो अगर मैं इसको इसके साथ क्लब करूं तो फिर रूट वूट नहीं आएगा। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, तुम तो इधर भी ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट वो दिखने में दिस विल लुक थोड़ा सा बेटर, तो y + 1 रेस्ट पर 7, तो y पे पावर 7 तो t7, यहाँ x पे पावर 5 तो t की पावर 5, ऐसे लिख लिया। अब ये t रेस्ट पर 7 तो ये पूरा है, तो अगर दिस बराबर ये लिखा है तो 2 को इधर ले गए ये आ जाएगा, 3 को इधर ले गए तो ये आ जाएगा, तो 3 + 2 × t रेस्ट पर 7, y + 1 अगर ये है और 1 को इधर ले गए तो -1 प्लस इतना। अब ये पॉइंट आ गया, इसको रख के देख लो, सेटिस्फाई करेगा ये ऑफकोर्स। मतलब हमने क्या किया, बेसिकली इसको कैपिटल X माना, इसको कैपिटल Y माना, इसी की तरह लिख लिया। फिर जब कैपिटल X बराबर t रेस्ट पर 7 आ गया, वहां से स्मॉल x निकाला तो ये आ जाएगा, बस एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया। अब इसको एक कंपाइल कर लेते हैं। तो हेडिंग क्या होगी,
पैरामीट्रिक पॉइंट, सीरियल नंबर, ठीक है, फंक्शन और पैरामीट्रिक पॉइंट। ये फंक्शन मान लिया, पहले तो बहुत सिंपल लाइन ले लिया ax प्लस बी वाई बराबर सी, तो इसमें कुछ भी नहीं, अपनी तरफ से किसी भी एक जगह x और y के लिए टी रख लिया और दूसरा निकाल लिया। अगर मैंने x के लिए टी रखा है, इसको इधर ले गए, b को इधर ले गए, तो y कितना आ जाएगा, c माइनस ए टी अपॉन बी, y ये हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपना जाना पहचाना सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसमें हम मान सकते हैं आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है, थर्ड हो गया कुछ भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बीच में प्लस है तो ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर, तो अगर ये कॉस स्क्वायर है तो एक्स अपॉन एक कॉस हो गया, तो x कितना हो गया, a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा, इससे बन जाएगा। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो कुछ भी नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा। ठीक है, पांचवा अगर पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो उसके ऊपर तो स्टैंडर्ड का वैसे लेते हैं ए टी स्क्वायर 280। फिफ्थ अगर हम सिक्स्थ ले लें, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए, तो आ जाएगा a कॉस 4 थीटा a साइन 4 थीटा। ठीक है, और ले लिया सिक्स्थ, मान लिया एक्स रेस्ट पर 2/3 प्लस वाई रेस्ट पर 2/3 इज इक्वल टू ए रेस्ट पर 2/3, तो इसमें ले सकते हैं a कॉस क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा। सेवेंथ एक्स रेस्ट पर एन अपॉन ए रेस्ट पर एन प्लस वाई रेस्ट पर एन अपॉन बी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू 1, तो a कॉस 2/n थीटा, यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर बनाना है, कॉस 2/n से कितना होगा, n कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बच जाएगा, और b साइन 2/n थीटा। एट्थ, ठीक है, अगर हमने लिखा मान लिया एक्स रेस्ट पर m बराबर वाई रेस्ट पर n, तो इधर n ले लिया, इधर m ले लिया। नाइन्थ, अगर हमने ले एक्स रेस्ट पर m इंटू वाई रेस्ट पर n बराबर a रेस्ट पर m प्लस n, तो a रेस्ट पर m प्लस n को तो एक a रेस्ट पर m को तो इसके नीचे लिख लिया, इसको a रेस्ट पर n को इसके नीचे लिख लिया, वो तो x अपॉन ए और y अपॉन ए में क्लब हो गया। उसके बाद एक्स रेस्ट पर m को इधर ले आए तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो इसी की तरह चल जाएगा, बस पावर माइनस में हो जाएगा, तो दिस विल बी a टी रेस्ट पर m कॉमा a अपॉन टी रेस्ट पर m। ये रख के देखो, समझ में आ जाएगा अपने आप कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, सिक्स्थ वो था तो 7 8 9 10 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो पॉइंट आ जाएगा सेक थीटा कॉमा कोसेक थीटा। ठीक है, अब तो अपने आप ही बना सकते हैं बहुत सारे ऐसे। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट कर्व्स। ठीक है, नोट कर लिया।
10th पॉइंट, सब टेंजेंट सब नॉर्मल। ये भी देखो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली दे विल नॉट आस्क, दे विल नॉट यूज दीज टर्मिनोलॉजी, बट फिर भी अपन तो बुक में मिल जाएगा डेफिनेटली, देयर विल बी मैनी क्वेश्चन जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट खींचा, वो टी पे कट कर रहा है, नॉर्मल खींचा वो मान लिया क्यू पे कट कर रहा है, और या नॉर्मल चलो एन पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को क्यू मान लिया, ये वाला पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को थीटा मान लिया, तो अगर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल हो गया। अगर ये टेंजेंट है और टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है, एट दैट पॉइंट वही टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो भी टेंजेंट है वो पॉइंट और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी है, इसके बीच का जो पोर्शन है ये, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसे ही डिफाइंड है ये ठीक है। अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसका एक्स एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शन देखें तो वो ये है, दिस इज डिफाइंड एज सब टेंजेंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर ये सब टेंजेंट है तो ये क्या हो जाना चाहिए, सब नॉर्मल, क्योंकि इसमें नॉर्मल पिक्चर में आ रहा है, उस पॉइंट से एंड जो नॉर्मल का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एंड अगेन अगर ये सब टेंजेंट है तो ये क्या हो, सॉरी, ये अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो ये क्या हो जाना चाहिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं मैं इसको डिफाइन, ये हो गया y, ठीक है। तो अगर देखो ये y है, ये 90 है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि यहाँ 90 है, इधर थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर 90 है तो ये फिर राइट एंगल हो गया जिसमें ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। सब नॉर्मल कितना हो गया, क्यू एन, ये इस वाले ट्राइंगल में ये बेस की तरह काम करेगा, अगर इसको बेस एंगल थीटा बोला है, ये वाई हो गया तो ये वाई टेन थीटा हो जाएगा, तो क्यू एन कितना हो जाएगा, पी क्यू टेन थीटा, विच इज वाई टेन थीटा। टेन थीटा इज नथिंग बट वाई डैश, तो ये सिंपली कितना हो गया, वाई वाई डैश, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, वाई वाई डैश, याद रखना, ठीक है। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सब नॉर्मल है तो सब टेंजेंट में बेसिकली इसी में वाई डैश की जगह -1/y डैश रख सकते हैं, तो सब टेंजेंट वाला रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से सब टेंजेंट क्या है, टी क्यू, ठीक है। एंड दैट विल बी, अब इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर वाई है, तो बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। दैट वुड बी वाई अपॉन वाई डैश, ये हो जाएगा सब टेंजेंट, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, पी टी, ठीक है, ये वाला पी टी। इस ट्राइंगल से वापस ये हो जाएगा वाई कोसेक थीटा, दिस विल बी पी क्यू कोसेक थीटा, विच विल बी वाई कोसेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट स्क्वायर मतलब वाई डैश का होल स्क्वायर, एंड एट लास्ट कितना हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल, दैट क्वांटिटी इज पी एन, दैट विल बी पी क्यू सेक थीटा, एंड इट विल बी वाई रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सब टेंजेंट। ठीक है, दिस मच थ्योरी इज सफिशिएंट फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इसमें आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व second point, find the point on y is equals to x cube plus 2x square minus 3x plus 1, tangent at which is parallel to 4x minus y is equals to 3। फिर Question 3, find equation of tangent and normal to at t is equals to t1। Question 4, find all tangents to y is equals to cos x plus y where x belongs to minus 2 pi से 2 pi, which are parallel to x plus 2y is equals to 0। Question 5, prove that length intercepted by coordinate axis on any tangent to is of constant is constant। पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 नहीं मतलब 5 क्वेश्चन है।
ये 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू इतना एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस 1 प्लस एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो y डैश एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी साइन पाई बाई 4 हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 प्लस पाई बाई 4 इंटू 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस पाई बाई 4, यही आंसर हो गया। ये तो ऐसे एक क्वेश्चन हो गया बोर्ड टाइप, ठीक है। अब दूसरा, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए, ये ठीक है। टेंजेंट एट विच इज पैरेलल टू दिस, तो जो भी पॉइंट है वो x1 y1 मान लिया, या हमने xy लिखा रहने दिया अभी ऐसे ही, ये ठीक है। या चलो मान लेते हैं, मान लिया पॉइंट इज x1 y1, जिस पॉइंट की वो बात करें, तो जैसे हमने पॉइंट अज्यूम किया वैसे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसने बोला कि जो इसका टेंजेंट है तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है। इस पॉइंट को चलो P बोल दिया, तो गिवन क्या है कि ये जो टेंजेंट है P पे, मतलब ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट का स्लोप है, तो y डैश एट P विल बी कुछ भी नहीं, x1 रख दिया, 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल्स टू, अगर इसके पैरेलल है तो यह दिख रहा है ना, इसका स्लोप m कितना है 4, तो टेंजेंट का स्लोप भी 4 होना चाहिए, और स्लोप ये है तो इट शुड बी 4, ठीक है। इधर ले आए तो ये आ गया 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस बोला है, ठीक है। तो यहाँ से x1 का वैल्यू दिख रहा है, 3 और 4 7 होता है, तो एक रूट तो ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा रूट हम प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है इसमें, इसके 2 रूट हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज -7/3, तो अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, सो दैट प्रोडक्ट इज -7/3, वेरी इजी, नो प्राइस फॉर गेसिंग, दूसरा रूट -7/3 ही होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट 1 विल बी x1 हो गया, और इसमें 1 रख दिया, या यहाँ पे 1 रख दिया, एक ही बात है। y1 कितना हो जाएगा, अगर हमने 1 रख दिया तो 1 2 -3 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो ये हो गया 1,1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट 2 विल बी, x की वैल्यू कितनी रखी, -7/3, ठीक है। इसमें रख दिया -7/3, तो y1 कितना हो जाएगा, -7/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू -7/3 का स्क्वायर -3 इंटू -7/3 प्लस 1, तो देखो इन दोनों में से तो 7/3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे -7/3 प्लस 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 7 और 1 8, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा -1/3, तो ये हो गया 49/27, 8 माइनस इतना, 8 को इधर लिख लिया, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेना, 8 माइनस 49/27, तो पॉइंट निकालने के लिए बोला था कि फाइंड द पॉइंट, तो ये आ गया हमारा, 2 पॉइंट आ गए, तो आंसर आ गया, ठीक है। नोट इट डाउन।
अब क्वेश्चन 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस, ठीक है, एट पॉइंट T1। तो क्वेश्चन 3 में बेसिकली जो पॉइंट दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, t इज इक्वल टू T1 का मतलब ये है कि इसमें पैरामीटर में t की वैल्यू T1 रखो तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो सीधा सीधा आ जाएगा a T1 माइनस साइन T1 कॉमा a1 माइनस कॉस T1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो पहले तो हमने डिफ्रेंशिएट किया dx बाई dt, इसको अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 1 माइनस कॉस t ऐसे आ जाएगा, एंड dy बाई dt विल बी, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a टाइम्स 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस t का डेरिवेटिव साइन t, ये आ जाएगा। तो इन दोनों से dy बाई dx विल बी dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यही होता है। तो a साइन t अपॉन a टाइम्स 1 माइनस कॉस t, ये कैंसिल हो गया। चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहो तो और ट्रिग्नोमेट्रिक में लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। तो एक 2 साइन कैंसिल, कॉट t बाई 2 हो गया, ठीक है। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए T1 पे, कुछ भी नहीं, t की जगह T1 रख दिया, तो टेंजेंट का इक्वेशन तो ऐसे आ जाएगा y माइनस y1, तो दैट इज a1 माइनस कॉस T1, ये ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज कॉट T1 बाई 2, इसी में T1 रख दिया, x माइनस x1, तो a T1 माइनस साइन T1, ठीक है, ये आ गया। अब मान लिया पॉइंट उसने बोला होता है T1 बराबर पाई बाई 4, कुछ भी नहीं, हम पाई 4 सब्स्टिट्यूट कर देते, कुछ नंबर आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। नॉर्मल जो आएगा, नॉर्मल में ये पॉइंट तो चेंज होगा ही नहीं, पॉइंट तो यही है, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। तो ये a टाइम्स 1 माइनस कॉस T1 ऐसे ही रहेगा, इसका बस माइनस 1 अपॉन m हो जाएगा, तो माइनस 10 T1 बाई 2 हो जाएगा, और x माइनस a T1 साइन T1 ये ऐसे ही रहेगा। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल टेंजेंट टू y इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई विच आर पैरेलल टू दिस। तो इसका स्लोप कितना है, माइनस हाफ, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमने मान लिया कि लेट पॉइंट इज px1 कॉमा y1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा कर्व के इक्वेशन को। हमने ऐसा बोला था कि जब भी एक पॉइंट अज्यूम किया कर्व के ऊपर, कोई भी पॉइंट अज्यूम किया, तो सबसे पहले हमने जाके उसको कर्व की इक्वेशन में रखा, ठीक है। तो वहाँ से ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स, तो आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश, ठीक है। तो अगर देखो टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो यहाँ वाई डैश की जगह क्या रख दिया, माइनस हाफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हो गया माइनस हाफ माइनस साइन एक्स वाई की जगह ऑफकोर्स x1 y1 आ जाएगा इंटू 1 माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, हाफ और हाफ ये भी कैंसिल, तो यहाँ से तो आ जाएगा साइन x1 प्लस y1 बराबर 1, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो अगर साइन की वैल्यू 1 है तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसको इधर ले जाके रखा हमने, ठीक है। कॉस की वैल्यू अगर 0 है तो y1 बराबर 0 आ गया। तो मतलब जिस पॉइंट की बात चली है उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 है। अब y1 बराबर 0 फिर इसमें रखा हमने। देखो ये ध्यान देने वाला छोटा सा पॉइंट है कि साइन x1 प्लस y1 1 होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद डिराइव्ड ये है cos x1 प्लस वाई वन, जीरो होना चाहिए, ये बात सही है। बट cos x1 प्लस वाई वन बराबर जीरो में मतलब अगर इस वाई वन को जो जीरो आया है इसको अगर हम यहाँ रखें तो cos जीरो तो ज़्यादा सोल्यूशन देगा, साइन वन हो जाए वो भी आ जाएगा, साइन माइनस वन हो जाए वो भी आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दिस बट इट डज नॉट इम्प्लाई दिस। अगर साइन वन है तो cos जीरो होगा, ये पक्की बात है। बट अगर cos जीरो है तो साइन तो माइनस वन भी हो सकता है। तो हमारी ओरिजिनल कंडीशन तो यही है ना, तो इसलिए इसी से सॉल्व करेंगे, ना कि इससे फालतू के सोल्यूशन आ जाएगा जो एक्चुअल में आंसर नहीं होगा। तो इसमें अगर हमने y1 जीरो रखा तो साइन x1 कितना हो जाएगा 1। अब साइन x1 इज इक्वल टू 1 के तो वैसे इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, बट यहाँ पे इसने क्या किया कि उसने बोला कि x केवल -2π से 2π तक ही ले जा सकते हैं, तो उसने नंबर सोल्यूशंस को छोटा कर दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये 2π हो गया और क्लॉकवाइज घूमे तो ये -2π हो गया। ठीक है, साइन 1 कहाँ पे होता है, केवल इस जगह पे, तो ये 2 पॉइंट हो गए। एक तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो π/2 मिलेगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो -3π/2 मिलेगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू एक तो π/2 आ गई, एक -3π/2 आ गई। दोनों के लिए y1 तो जीरो ही रहेगा, तो मतलब हमारे लिए पॉइंट 1 आ गया π/2 0 एंड पॉइंट 2 आ गया -3π/2 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, उसने पॉइंट नहीं बोला है, उसने बोला कि फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू दिस। टेंजेंट्स का इक्वेशन निकालना है, कोई बात नहीं। T1 इसके पैरेलल है तो इसके पैरेलल लाइन तो कोई भी ऐसे होगा x + 2y बराबर लैम्डा, तो x + 2y तो आएगी और इधर भी x + 2y आएगा बराबर लैम्डा। और इसको अगर हम सेटिस्फाई करेंगे π/2 0 को सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा। x की जगह π/2 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया तो π/2 ही आ गया। ऐसे ही यहाँ पे -3π/2 0 रखेंगे तो ये टेंजेंट 2 कितनी आ जाएगी, -3π/2। यही वो दो टेंजेंट हो गया जो रिक्वायर्ड टेंजेंट हैं। ठीक है, तो नोट इट डाउन। Next question, prove that length intercepted by coordinate axis on any tangent to this curve। ठीक है, उसने बोला कि एक कर्व है 5th क्वेश्चन में x⁻² 2/3 प्लस y⁻² 2/3 = c⁻²। ये कोई भी एक कर्व है और इसका कोई भी टेंजेंट ले लिया, उस टेंजेंट पे x एक्सिस और y एक्सिस जो भी लेंथ इंटरसेप्ट करेगा वो कांस्टेंट ही होगा, फिक्स्ड होगा वो। ठीक है, तो इस पे हमने क्या किया, जनरल पॉइंट पे मेरे को शो करना है कि कांस्टेंट आएगा, तो एक इस पे हमने पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया और वो हम क्या ले सकते हैं, c cos³ थीटा, c sin³ थीटा। ठीक है, अब देखो लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि x = c cos³ थीटा एंड y = c sin³ थीटा। ठीक है, अलग अलग लिख लिया, सीधा एक ही जगह लिखा रहना दे सकते थे। तो अब अगर हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला तो आ जाएगा dy/dx। ये ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तो हमने समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज हम सीधा क्या करते, अगर dy/dx है
और मेरे को पता है पैरामीटर के टर्म्स में लिखा है, तो हम सीधा ये y है ये x है, तो हम y को न्यूमरेटर में आएगा, ये x डिनोमिनेटर में आता है, इसको हम सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते थीटा के टर्म्स में, तो ऐसे आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते dx बाई डी थीटा निकालें, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करें, एक ही बात है, तो 3c कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये आ जाता है। तो 3 कैंसिल, c कैंसिल, एक एक साइन कैंसिल, एक एक कॉस कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये कितना आता है, एक तो माइनस आता है, ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस, तो माइनस tan थीटा आ जाता है। ठीक है, अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। मेरे को तो ये प्रूव करना है कि थीटा कुछ भी ले लो, वो जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, मतलब ये डायग्राम कर्व मान लें कैसे भी है, मेरे को कर्व का जानने की जरूरत ही नहीं कि शक्ल कैसा है। ये हमने एक जनरल पॉइंट P ले लिया थीटा, और x एक्सिस और y एक्सिस इसको टेंजेंट को A और B पे कट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है कि कोई भी टेंजेंट ले लो, उसके ऊपर जो इंटरसेप्टेड पोर्शन आएगा एक्सिस की वजह से वो कांस्टेंट का मतलब कि थीटा से इंडिपेंडेंट आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में कांस्टेंट केवल c दिखाई दे रहा है, तो जो भी हमारा ये आंसर आएगा ए बी की लेंथ का जो भी आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, c के टर्म्स में कुछ आ जाना चाहिए, तो हम वही निकालेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y1, तो y1 तो हो गया c साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप, तो माइनस tan थीटा इंटू एक्स माइनस x1 c कॉस क्यूब थीटा। दिस इम्प्लाइज, अगर मान लिया जैसे ये टेंजेंट हो गया, ये लाइन का इक्वेशन आ गया, अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ए बी कॉन्स्टेंट है, तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, ए निकालो बी निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, तो ए निकालने के लिए ए तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो उसके लिए y 0 होगा, फॉर ए पुट y बराबर 0। अब इसको 0 रखेंगे तो माइनस c साइन क्यूब थीटा बराबर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा x माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। माइनस माइनस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा c साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर x माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। इसको उधर ले गए तो x बराबर इन दोनों में से क्या होगा, c कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, इधर कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आके प्लस में आएगा, और एक कॉस थीटा चला गया तो दूसरा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा c कॉस थीटा। दैट वुड मीन a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे c कॉस थीटा कॉमा 0। ठीक है, फिर यहीं से b निकालने के लिए, b जो है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसमें हमने x बराबर 0 रख दिया, पुट x बराबर 0, तो y माइनस सी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया tan को, और x को 0 रख दिया, तो अंदर कितना आ जाएगा माइनस सी कॉस क्यूब थीटा, एक कॉस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको उधर ले गए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये हो गया c साइन क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा c साइन थीटा इंटू कॉस, तो कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से c साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑफ कोर्स 1, तो y बराबर कितना हो गया c साइन थीटा। फाइनली b कितना हो गया 0 कॉमा c साइन थीटा, तो ए बी कितना हो जाएगा रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो बेसिकली ओ ए ही है, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू रूट ओवर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
सो दिस विल बी सी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फिर 1 हो गया, विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे पता लगा? ऑफ कोर्स हम पॉइंट अगर चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अब थीटा की वैल्यू कितनी भी चेंज कर लो, ये वैल्यू तो ऐसी रहेगी, ठीक है, इसलिए ऐसे आ गया। ठीक है, नोट इट डाउन। Question number 6. If P1 and P2 are the length of perpendiculars from origin to tangent and normal to respectively, then prove that P1 square plus P2 square by 4 is constant. Find the condition if Px plus Qy plus R is equals to 0 is normal to 8x square is equals to y cube. Find equation of normal to x cube plus y cube is equals to 6xy at point 3,3. ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, उसने क्या बोला, P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये जो कर्व था इस पे तो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा ही था, तो इस पे एक पॉइंट P थीटा मान लेते हैं, a cos क्यूब थीटा कॉमा a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, फिर हमारा dy बाई डी एक्स कितना आया था, dy बाई डी थीटा, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो 3a साइन स्क्वायर कॉस, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो -3a कॉस स्क्वायर साइन, तो वो आ गया था -tan थीटा, ये आ गया था। टेंजेंट का इक्वेशन लिखा एट पॉइंट P, तो वो आ जाएगा y माइनस वाई कॉर्डिनेट a साइन क्यूब इज इक्वल्स टू -tan थीटा x माइनस एक्स कॉर्डिनेट। ठीक है, तो ये सी क्यूब मतलब कॉस क्यूब लिखा है। अब इसको हम ऐसे लिख लें, सबको उधर ले जाएं, तो ऐसे आ जाएगा tan थीटा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ए साइन क्यूब माइनस ए साइन इंटू कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उधर जाएगा तो फिर माइनस हो गया,
tan इज साइन अपॉन कॉस, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर बचा, tan की वजह से एक साइन आ जाएगा तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो जैसे टेंजेंट ये लिखा है y माइनस ए साइन क्यूब, ये s क्यूब लिखने का मतलब क्या है, साइन क्यूब लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप ये होगा कॉट थीटा x माइनस ए कॉस क्यूब। बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। इस सब को आप लेफ्ट पे ले गए या सबको राइट पे ले आए तो कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ, और कितना हो जाएगा प्लस ए साइन क्यूब हो जाएगा माइनस ए कॉट होगा कॉस अपॉन साइन, तो ए कॉस रेज टू पावर 4 अपॉन साइन आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दिस थिंग। तो ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है तो P1 कितना हो जाएगा, 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला इस लाइन के ऊपर, तो जब 0 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा मॉड ए साइन क्यूब प्लस ए साइन कॉस स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही P2 हो जाएगा इस लाइन के ऊपर 0 0 से परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा ए साइन क्यूब माइनस ए कॉस 4 अपॉन साइन अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज ए साइन कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, उसको रूट के बाहर निकाला तो सेक थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो गया ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें क्या है, ए साइन रेज टू पावर 4 माइनस कॉस रेज टू पावर 4 अपॉन साइन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकाला तो कोसेक थीटा, ये साइन थीटा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया ऐसे ही। ठीक है, साइन रेज टू पावर 4 माइनस कॉस रेज टू पावर 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, मॉड के अंदर तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे पलट सकते हैं, मॉड के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है ए कॉस 2 थीटा, सही है, और ये जो है उसको लिख सकते हैं ए साइन 2 थीटा बाई 2 का मॉड। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला कि P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बाई 4 हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो P1 स्क्वायर तो कितना हो गया, मॉड हटा सकते हैं अगर स्क्वायरिंग करें, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, इसको स्क्वायरिंग किया, P2 स्क्वायर में इसको स्क्वायरिंग किया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, बट यहाँ 4 लिखा है तो ये 4 आ गया, तो ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो उसने बोला है इज कांस्टेंट, तो यही आ गया वो कांस्टेंट, हैंस प्रूव्ड। कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि जो हमने पॉइंट लिया था पॉइंट थीटा, उसमें थीटा तो आया ही नहीं इसमें कहीं, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा चाहे कुछ भी हो उसका फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 6। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे, फाइंड द कंडीशन इफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू दिस। तो देखो टेंजेंट टू दिस और नॉर्मल टू दिस, अगर हमें इस तरह की कंडीशंस लिखनी है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जिस भी कर्व का इक्वेशन दे रखा है पहले तो हम उसके ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे, उस पर हमने टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिखा जो भी उसने बोला है, फिर उस इक्वेशन को जो गिवन लाइन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसने बोला कि कंडीशन बताओ अगर ये लाइन इसकी नॉर्मल है तो, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, इस पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे, उस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब ये अगर नॉर्मल है तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो होगा ही, तो हमने मान लिया उसी पैरामीट्रिक पॉइंट पे ये नॉर्मल है। अब जो दो इक्वेशन आया, एक तो हमने पैरामीट्रिक पॉइंट पे लिखा, एक ये लिखा हुआ है, इन दोनों में हमने कोफिशिएंट कंपेयर किया एंड जो पैरामीटर था वो तो हमने इंट्रोड्यूस किया, उसको एलिमिनेट कर दिया। तो क्वेश्चन 7 के लिए हम ऐसे करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं x² बराबर y/2 का होल क्यूब। तो इसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, y पे पावर 3 तो x पे 3 और ये हो जाएगा 2t²। पहले पावर इंटरचेंज किया, x पे पावर 2 है तो y पे पावर 2 लिख लिया और x वाले पे 3 लिख लिया। अब t² आ गया, t² अब y/2 के बराबर है, तो y किसके बराबर है, 2t² के बराबर। अब तुम देख सकते हो जब 2t² यहाँ रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, t² का क्यूब t⁻6 आ जाएगा, इधर भी t⁻6, तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ये मान लिया हमारा पॉइंट P है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट जो भी गिवन लाइन है px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P। मान लें कि वो पॉइंट P पे नॉर्मल है, ठीक है। तो अब हमने नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, नॉर्मल का इक्वेशन एट पॉइंट P। अब देखो डायरेक्टली शॉर्टकट से कैसे लिख सकते हैं, हमें तो y माइनस y1 चाहिए, तो y1 तो यही है 2t² इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 चाहिए, वो ये हो गया। स्लोप में क्या होता है कि ये तो पैरामीट्रिक पॉइंट है, तो अगर हमें dy/dx चाहिए होता तो हम ऐसा करते, इसको dy/dt अपॉन dx अपॉन dt ऐसे लिखते। तो पहले हम क्या करते, y वाले को डिफरेंशिएट कर लेते t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कर लिया t के रिस्पेक्ट में, रेशो ले लिया, उसकी बजाय यहाँ पे dx अपॉन dy का माइनस आएगा क्योंकि नॉर्मल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस dx/dt लिख लिया, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लिया t के रिस्पेक्ट में, अपॉन dy/dt नॉर्मल है ये, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया, तो वो कितना आ जाएगा 4t। तो t और t कैंसिल हो गया, ये हो गया y माइनस 2t², ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 3/4t x माइनस t³, ये हो जाता। अब देखो ये भी नॉर्मल है एंड जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है ये भी नॉर्मल है, तो इसको तो पहले हमने एक तरफ ला के लिख लिया, तो 3/4t x प्लस y माइनस 2t² माइनस माइनस प्लस माइनस 3/4t⁴ इज इक्वल्स टू 0। ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल एट पॉइंट P एंड नॉर्मल एट पॉइंट P ये भी है, px प्लस qy प्लस r बराबर 0। तो अगर ये दोनों नॉर्मल हैं तो हम क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट का रेशो 3/4t इधर p, y के कोफिशिएंट का रेशो 1/q, कांस्टेंट टर्म का रेशो माइनस 2t² प्लस 3/4t⁴ अपॉन r, ये तीनों बराबर है, कुछ भी नहीं। यहाँ से t की वैल्यू निकाली तो p इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 4p/3q। t को एलिमिनेट करना है क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा उसमें t नहीं आना चाहिए, वो तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, और यहाँ से t की वैल्यू उठा के रख दिया तो हो गया एलिमिनेट। तो 1/q माइनस इन दोनों में से t² बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके हो जाएगा 4p/3q का होल स्क्वायर, ये वाला बाहर है, और अंदर कितना बचेगा 2 t² को बाहर निकाला है, प्लस 3/4 और फिर t², तो 4p/3q का होल स्क्वायर। ये हमारा एलिमिनेंट हो गया या फिर ये हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया।
ठीक है। तो नोट इट डाउन। ठीक है, एक 8th क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस एट पॉइंट 3,3। तो कुछ भी नहीं, डिफरेंशिएट कर लो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। 6xy डिफरेंशिएट कर लिया तो आ जाएगा 3x² प्लस 3y² y डैश, ये हो जाएगा 6y प्लस 6x y डैश। ठीक है, तो 3 तो कैंसिल ही कर दें, y डैश वाले टर्म को एक तरफ कर लिया तो इधर से तो आ गया y², इधर से आ गया -2x, ये हो गया 2y माइनस x²। तो y डैश 2y माइनस x² अपॉन y² माइनस 2x। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, मतलब y डैश एट पॉइंट P विल बी 6 माइनस 9 अपॉन 9 माइनस 6, तो दिस इज -1। ये तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P विल बी 1। तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 3, और सिंपली y बराबर x विल बी द रिक्वायर्ड नॉर्मल। ठीक है, यही आंसर हो गया। हेलो बच्चों, हमारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में क्या टॉपिक चल रहा है, ए सेक्शन टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो उसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलो या सिंपली एंगल बोलो। अगर हमने बोला कि दो कर्व दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल क्या है, तो इफेक्टिवली हम क्या पूछ रहे हैं कि वो जो दोनों कर्व हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व पे हमने टेंजेंट खींचा, और कर्व के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो दोनों कर्व शेयर करेगा, उस सेम पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी जो टेंजेंट आएगा वो अलग अलग आएगा, तो उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसी को हम फॉर्मली डिफाइन कर देते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इफ टू कर्व्स C1 and C2 intersect at a point P, then angle between the curves at P is given by the angle between their tangents at point P। ठीक है, तो मान लिया एक कर्व ये है C1 और दूसरा कर्व ये है C2। इसके ऊपर हमने C1 के ऊपर टेंजेंट खींचा T1
C2 के ऊपर टेंजेंट खींचा, T2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये जो एंगल होगा थीटा टेंजेंट्स के बीच में, तो थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन T1 एंड T2 एंड दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज एंगल बिटवीन कर्व्स C1 एंड C2 एट पॉइंट P। अब ये एट पॉइंट P क्यों बोला गया है? क्योंकि हो सकता है कि जो कर्व्स हैं वो एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो अगर एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो अलग अलग पॉइंट्स में हो सकता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग आए, तो इसलिए हमें पॉइंट भी मेंशन करना है। अगर दोनों कर्व का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो फिर हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, हम निकालेंगे कैसे? ऑफ कोर्स कर्व के बीच में एंगल निकालना इज नाउ इक्वलेंट ऑफ कि उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, टेंजेंट्स आर द स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इफ P इज अल्फा कॉमा बीटा, मान लीजिए जो पॉइंट इंटरसेक्शन है वो अल्फा कॉमा बीटा निकला है, देन इसका स्लोप मान लिया m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप है तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया C1 कर्व के लिए एट पॉइंट P। ठीक है, ऐसे ही m2 क्या होगा dy बाई डी एक्स C2 कर्व के लिए कैलकुलेट किया एट पॉइंट P। तो एंगल बिटवीन कर्व्स बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये प्रोसीजर हो गया। तो दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालने का प्रोसीजर क्या हो गया कि हमने दोनों कर्व्स को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स के लिए dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया अलग अलग, दोनों के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, P के कोऑर्डिनेट्स रख दिए, तो वो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो मान लिया m1 और m2 आ गया। ठीक है, अब बस सिंपली ये चीज़ कैलकुलेट कर लिया तो एंगल आ गया। ठीक है, नोट 1, टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, स्टेप 1 फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्टेप 2 फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर, मान लिया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P है, से P, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर बोथ कर्व्स एट P से वैल्यूज आर m1 एंड m2, मतलब पहले कर्व के लिए वैल्यू m1 आ गया, दूसरे कर्व के लिए वैल्यू m2 आ गया। स्टेप 3 फाइंड एंगल एज tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड क्यों लगाया? क्योंकि यूजली दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट देते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी इन्हीं लाइंस के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा, तो एक्यूट बनाने के लिए मॉड लगा लिया। ठीक है, अब इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने चलें और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ना निकले, मतलब इक्वेशंस ऐसा हो कि वो सॉल्व भी ना हो रहा हो, ये ठीक है, इक्वेशन अजीब सा बनना हो, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो रहा होगा वो इक्वेशन, ये ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसकी ज़रूरत ही ना पड़ रही हो। ज़रूरत ही ना पड़ रही हो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया m1 m2 -1 हो जाए, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट पॉइंट के ही, मान लिया हमने पॉइंट को अल्फा बीटा माना, दोनों कर्व्स के लिए dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया अल्फा बीटा के टर्म्स में, और वो मल्टीप्लाई करते ही -1 हो जाए बाई चांस, और ऐसा खूब क्वेश्चंस में होगा क्योंकि और 90 डिग्री एक स्पेशल एंगल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे। ठीक है, तो बस अब यही बताया जा रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या तो वो हिट एंड ट्रायल से निकल रहा होगा या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी। ये ठीक है। नोट 2, if m1 m2 is equals to -1, then curves are
said to intersect orthogonally. Curves are said to intersect orthogonally at point P. ठीक है, फिर हम बोलेंगे कर्व्स जो हैं वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P. Note 3. Two curves are said to be orthogonal if they intersect at 90 degree at their all points of intersection. ठीक है, एट देयर ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब ऑर्थोगोनल हम ऐसे बोल सकते हैं कि दीज टू कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली एट पॉइंट P. तो उसका मतलब तो ये निकलेगा कि P पे दोनों कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है. एक दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं कि कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. तो कर्व्स आर ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं सब जगह 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो दोनों में अंतर है. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल ले लें, सबसे इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. एक मान लिया हमने ये पैराबोला लिया, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर. एक मान लिया हमने दूसरा ऐसा पैराबोला ले लिया, ठीक है, ये तो हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी 4y. एक्स स्क्वायर बराबर 4y नहीं, वाई स्क्वायर बराबर मान लिया 4x. तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एक तो ऑरिजिन हो गया, एक ये हो गया. ठीक है, ऑरिजिन पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं, तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो दीज टू कर्व्स, ये ठीक है, मान लिया ये C1 है, C2 है. तो इस केस में C1 एंड C2 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट ऑरिजिन. ये ठीक है, ये बात सही है. बट C1 एंड C2 आर नॉट ऑर्थोगोनल कर्व्स. क्यों नहीं ऑर्थोगोनल कर्व्स? क्योंकि जो B पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ऑफ कोर्स 90 नहीं आएगा, क्योंकि एक टेंजेंट तो इधर घूम गया, दूसरी टेंजेंट इधर घूम गया, तो इनके बीच में जो एंगल है वो तो 90 से छोटा होगा यहाँ पे. तो ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलने के लिए तो क्या होना चाहिए कि वो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करें. ठीक है, तो इसलिए दीज टू कर्व्स आर नॉट ऑर्थोगोनल. ठीक है, नोट इट डाउन. चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन फॉलोइंग कर्व्स. फर्स्ट इज
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी, वाई बराबर 4x स्क्वायर एंड वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y बराबर एक्स स्क्वायर। फोर्थ y बराबर एक्स स्क्वायर। 4ax and at last y is equals to ln ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए बी। तो इसमें दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों इक्वेशन में वाई स्क्वायर आ रहा है। उसका मतलब क्या है कि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो पक्की बात है सेकंड में भी करेगा, थर्ड में भी करेगा, फोर्थ में भी करेगा। और सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा चारों क्वाड्रेंट में उतना ही आएगा। तो इफेक्टिवली हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकाल सकते हैं और उसी पे एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी सब पे वहीं से आ जाएगा। तो रख लिया हमने, मान लिया वाई स्क्वायर उठा के रख दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर यहाँ से कितना रख दिया, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब पहले इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर वाई स्क्वायर यहाँ से उठा के इसमें रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी, ये आ जाएगा। अब इसमें से ए स्क्वायर बी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ b बच जाएगा, यहाँ a बच जाएगा। तो b माइनस ए, b माइनस ए कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। अगर तुम देखो इस इक्वेशन को देखोगे, ये इक्वेशन तो x और y में सिमेट्रिक है। मतलब x की y लिख दो, y की जगह x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन में x के नीचे a है और y के नीचे b है, तो हम ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ना सिमेट्री वगैरह को हम कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर यह है, तो सिमिलरली वाई स्क्वायर क्या आएगा, a और b का रोल इंटरचेंज कर दिया, ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ठीक है, या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी प्लस माइनस ए रूट बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा प्लस माइनस बी रूट ए अपॉन ए प्लस बी, ये आ जाएगा। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ठीक है, अब निकाला इसको।
मतलब इसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट निकालेंगे, जैसे हमने शुरू में बताया था कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लिया। ये तो 4 पॉइंट्स हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस लेंगे तो चारों क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कैलकुलेट कर लिया तो इसको डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0। तो y डैश विल बी, इसको उधर ले गए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो x प्लस वाई डैश बराबर 0। यहाँ से y डैश विल बी माइनस x1 अपॉन y1 अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो। ये बेसिकली m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो रिक्वायर्ड एंगल बराबर थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 विच इज़ tan इनवर्स। अच्छा, ये भी हम सोच सकते हैं जैसे इस तरह के रूट वगैरह वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनको सब्स्टिट्यूट करने की बजाय हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले सारा कैलकुलेशन x1 y1 में कर लें और लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करें। तो काफ़ी कुछ हो सकता है कि बीच में कैंसिल ही हो जाए, तो हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर हम सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें, फिर उसको कैंसिल करें, तो हो सकता है ये, ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमेशा ऐसा होगा, बट हो सकता है कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाए। तो m1 कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। माइनस m2 कितना हो जाएगा इसका, माइनस प्लस x1 अपॉन y1 अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। देखो अगर y1 स्क्वायर ए स्क्वायर y1 स्क्वायर को ऊपर ले गए, यहाँ से तो वैसे x1 अपॉन, चलो कर ही लेते हैं, x1 अपॉन y1 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो a1 ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर ऐसे हो गया, तो ये वाला ए स्क्वायर इससे कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अच्छा, अगर तुम ध्यान दो, ए स्क्वायर वाई, ये वाला y1 स्क्वायर तो ऊपर ले आए तो आ जाएगा x1 y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। कैलकुलेशन में देखो थोड़ा बहुत फ़ायदा कैसे हो सकता है, जैसे x1 y1 तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर y1 स्क्वायर ये पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर ये पहली बात। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x1 y1, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ए बी, फिर रूट के अंदर ए बी अपॉन रूट ए प्लस बी, खत्म हो जाएगा केवल ए प्लस बी, ये तो इसकी वजह से आ गया, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी और ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी, एक ए बी ऐसे कैंसिल, दूसरा ए बी रूट में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन रूट ए बी, ये आंसर होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट का। सेकेंड वाले कर्व में देखो y बराबर एक्स स्क्वायर एंड y बराबर 4x स्क्वायर, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 0 आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो तुम ऐसे देख सकते हो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे है ये वाला का, तो 4x स्क्वायर करने पे क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया x का वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 आएगा, तो इसके ग्राफ पे 1 1 पॉइंट होगा। बट अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ से y का वैल्यू 4 आएगा, तो इसका ग्राफ ऊपर होगा। तो बेसिकली ये जो पैराबोला है ये कुछ भी नहीं ऐसे बनेगा,
तो जब हम 1 रखेंगे तो एक पे वैल्यू 1 आएगा, एक पे 4 आएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स ऑरिजिन से पास कर रहा है भी। तो दोनों कर्व के लिए ऑरिजिन पे वर्टेक्स आ रहा है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। दोनों कर्व्स के लिए ऑरिजिन पे वर्टेक्स आ रहा है, तो अगर ऑरिजिन पे वर्टेक्स आ रहा है तो दोनों के लिए टेंजेंट एक्स एक्सिस है। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस है तो एंगल बिटवीन कर्व्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कर्व्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, सिंपली 0। ये हो गया हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक, फेयरली सिंपल। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो कर्व तो ऐसे बनेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे जाएगा। अगेन दोनों ही कर्व एक्स वाई एक्सिस के और सिमेट्रिक है, इसके लिए वर्टेक्स यही है, इसके लिए वर्टेक्स यही है। तो अगर राइट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो लेफ्ट पे भी आएगा, वो दिख रहा है हमें। और सिमेट्री से क्या होगा कि दोनों जगह पे एंगल सेम होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, तो किसी भी एक जगह कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सिमेट्री हम बार बार क्यों बोलें, क्योंकि सिमेट्री देखने से हमारा काफ़ी कैलकुलेशन बच सकता है अगर हम ये ऑब्जर्व करें। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 या एक्स बराबर प्लस माइनस √2। तो मेरे को तो इस पॉइंट से मतलब है, तो ये कितना हो गया √2। एक्स को √2 रखेंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा √2, 2, ठीक है। तो y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश विल बी माइनस 2x, x का वैल्यू √2 है तो m1 हो गया माइनस 2√2। दूसरा कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश बराबर 2x, ठीक है। इससे स्लोप m2 कितना हो जाएगा 2√2। तो रिक्वायर्ड एंगल विल बी tan इनवर्स m1 माइनस m2, और किसी को भी पहले m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 2√2 8 आ जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 4√2, नीचे कितना हो गया 7। यही हमारा आंसर हो गया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर थर्ड क्वेश्चन।